हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम मार्क नर्सिंग के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम फिर से हाजिर हैं एक और नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आउटडोर रेगुलेशन के बारे में। और किसके आउटडोर रेगुलेशन के बारे में? खासकर हम किडनी के आउटडोर रेगुलेशन के बारे में हम बात करेंगे। आउटडोर रेगुलेशन होता क्या है, कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं और आउटडोर रेगुलेशन कितने टाइप का होता है। जैसे इसमें हम देखेंगे एक्सटेंसिव आउटडोर रेगुलेशन, इंट्रिंसिक आउटडोर रेगुलेशन, और ये क्यों जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। इन सभी फैक्टर्स को हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो एग्जाम के लिए तैयार हो सकें और अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आउटडोर रेगुलेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आउटडोर रेगुलेशन होता क्या है। तो आउटडोर रेगुलेशन इन द किडनी इज द intrinsic ability of the kidney to maintain a nearly constant renal blood flow and glomerular filtration rate despite wide fluctuation in systematic arterial blood pressure। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले आउटडोर रेगुलेशन के बारे में। अब देखिए, आउटडोर रेगुलेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है बच्चों जिसके थ्रू बॉडी एक कांस्टेंट रीनल ब्लड फ्लो को मेंटेन करती है। जैसा कि हम जानते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर घटता बढ़ता रहता है। लेकिन हमारी जो किडनी है वहाँ पे जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है बच्चों, या नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है, वो बहुत सेंसिटिव होता है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर को पढ़ा था जो कि अप्रॉक्स 10 mm ऑफ Hg होता है। अब अगर सोचिए हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में, यानी कि हमारा ब्लड प्रेशर कम होगा या ज़्यादा होगा तो हमारा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर था वो किस पे डिपेंड था बच्चों? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पे। और जीएफआर किस पे डिपेंड करता है? सिस्टमेटिक ब्लड प्रेशर पे। तो अगर सिस्टमेटिक ब्लड प्रेशर पे कोई भी इफेक्ट पड़ रहा है, कोई भी चेंजेस आ रहा है, तो अल्टीमेटली वो जीएफआर को इफेक्ट करेगा। और जीएफआर अफेक्टेड होगा तो एनएफपी अफेक्टेड होगा। और एनएफपी अफेक्टेड होगा बच्चों तो जो फिल्ट्रेट फॉर्म हो रहा है, यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। इससे होगा क्या? हमारे बॉडी का होम्योस्टैसिस जो है, एक कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट है, वो क्या होगा बच्चों? चेंज हो जाएगा, फ्लक्चुएट हो जाएगा। तो यहीं पर आता है आउटडोर रेगुलेशन। यही आउटडोर रेगुलेशन एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये करता क्या है? कांस्टेंट रीनल ब्लड फ्लो को ये मेंटेन करते रहता है, जो कि कितना होता है बच्चों? 1200 ml पर मिनट होता है। एक मिनट में 1200 ml ब्लड हमारी सिंगल किडनी को जाती है। अगर दोनों किडनी को हम देखेंगे तो वो अप्रॉक्स 2400 ml हो जाएगा बच्चों। तो इसी कांस्टेंट रीनल ब्लड फ्लो को और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को और नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर को मेंटेन करने के लिए मैकेनिज्म काम करता है, उसी को हम आउटडोर रेगुलेशन कहते हैं। अब इस मैकेनिज्म में बच्चों कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, हम उन कंपोनेंट्स को देखते हैं या की कॉन्सेप्ट क्या होते हैं बच्चों। अब देखिए, हम यहां फिर बात करेंगे इंट्रिंसिक आउटडोर रेगुलेशन बच्चों ऑफ द किडनी में। पहला हम बात करेंगे इंट्रिंसिक की। तो इंट्रिंसिक क्या होता है? इंट्रिंसिक का मतलब होता है बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के, बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के किडनी खुद से जब जीएफआर को और रीनल ब्लड फ्लो को मेंटेन करती है बच्चों, तो उसको हम इंट्रिंसिक आउटडोर रेगुलेशन कहते हैं। और एक होता है एक्सटेंसिक आउटडोर रेगुलेशन जिसमें हार्मोन्स का और नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है बच्चों। अब इंट्रिंसिक रेगुलेशन क्या होता है, इसके की कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, हम उसको देखते हैं। यहाँ बात हम कर रहे हैं अब इंट्रिंसिक आउटडोर रेगुलेशन की, आप ये ध्यान रखिएगा। तो की कॉन्सेप्ट इसमें है बच्चों, वर्क बेस्ट व्हेन मीन आर्टेरियल प्रेशर इज बिटवीन 80 to 180 mg। अब देखिए, जब हमारा मीन आर्टेरियल प्रेशर बच्चों 180 से लेके 180 mm ऑफ Hg के बीच में होता है, तब हमारा कौन सा मैकेनिज्म काम करता है? इंट्रिंसिक मैकेनिज्म काम करता है। मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या होता है बच्चों? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में जो हम डिफरेंस निकालते हैं उसको हम मीन आर्टेरियल प्रेशर कहते हैं बच्चों। इंश्योर स्टेबल यूरिन फॉर्मेशन, और ये क्या करता है? इंट्रिंसिक जो आउटडोर रेगुलेशन है बच्चों, एक कांस्टेंट या स्टेबल यूरिन फॉर्मेशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तीसरा बच्चों, प्रोटेक्ट ग्लोमेरुलाई फ्रॉम प्रेशर डैमेजेस।
इसका मतलब क्या हो गया, अब सपोज करिए मीन आर्टेरियल प्रेशर बच्चों 180 mm ऑफ Hg से ज्यादा हो जा रहा है। यहाँ शायद मीन आर्टेरियल प्रेशर नहीं होगा बच्चों, ब्लड प्रेशर ही होगा, एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अगर सपोज करिए अब हमारे बॉडी का सिस्टमेटिक ब्लड प्रेशर कितना जा रहा है बच्चों, 180 mm ऑफ Hg से ज्यादा चला जा रहा है, मतलब इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है। कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो किडनी का जो रीनल ब्लड फ्लो वो भी बढ़ जाएगा। रीनल ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो बच्चों जीएफआर हाई रहेगा, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर हाई हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, जो ग्लोमेरुलाई हैं उनको क्या होगा, डैमेज हो सकता है। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले कौन सा मैकेनिज्म आता है, इंट्रिंसिक मैकेनिज्म आता है। तो इंट्रिंसिक मैकेनिज्म ये हो गया। ऐसे आप देखेंगे ऑटो रेगुलेशन में दो मैकेनिज्म होता है, एक होता है एक्सट्रिंसिक, एक एक्सट्रिंसिक होता है और एक इंट्रिंसिक होता है बच्चों। तो हम बात कर रहे हैं अभी कौन से मैकेनिज्म की, सबसे पहले हम इंट्रिंसिक की बात करेंगे, इसके बाद हम एक्सट्रिंसिक की बात करेंगे। इंट्रिंसिक में खुद किडनी जो होती है वो विदाउट किसी एक्सटर्नल ऑर्गन के इन्वॉल्वमेंट के वो खुद से खुद मेंटेन करती है। एक्सट्रिंसिक में बच्चों हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम और जो हमारा हार्मोन्स है उनका रोल आ जाता है बच्चों। तो बात करते हैं अब हम इंट्रिंसिक रेगुलेशन की। ठीक, अब ये ऑटो रेगुलेशन जरूरी क्यों है ये जान लेते हैं। ठीक, इफ ऑटो रेगुलेशन डिड नॉट एग्जिस्ट, बीपी बढ़ेगा, एक्सेस फिल्ट्रेशन होगा, लॉस ऑफ वाटर होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा। इसका मतलब समझ रहे हैं, बीपी बढ़ेगा तो एक्सेस वाटर जाएगा हमारे रेनल सिस्टम को और वहां से फिर वाटर का लॉस होगा, इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होगा और इवेंचुअली क्या होगा, बॉडी हमारी क्या करेगी, शॉक में जा सकती है। दूसरा का होगा बच्चों, बीपी कम होगा, बीपी कम होगा तो जीएफआर कम होगा, वेस्ट रिटेंशन होगा जैसे कि यूरिया और क्रिएटिनिन, डैमेज अप टू द डेलिकेट ग्लोमेरुलाई कैपिलाई होगा। देयरफॉर ऑटो रेगुलेशन, इस वजह से ऑटो रेगुलेशन यहाँ क्या आता है, काम आता है बच्चों, मेंटेन होम्योस्टेसिस, प्रोटेक्ट किडनी स्ट्रक्चर, ऑलवेज अलाउ किडनी टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ बीपी चेंजेस। ऑटो रेगुलेशन क्या करता है बच्चों, बीपी में कोई भी फ्लक्चुएशन आ रहा है लेकिन वो क्या करेगा, रीनल ब्लड फ्लो को कांस्टेंट बनाए रखने में हेल्प करता है। ठीक, तो इस वजह से ऑटो रेगुलेशन क्या है जब बच्चों नेसेसरी होता है। इसमें क्या क्या पैरामीटर आते हैं, क्या क्या पैरामीटर मेंटेन्स होते हैं, तो सबसे पहला रीनल ब्लड फ्लो को मेंटेन किया जाता है। दूसरा बच्चों ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेंटेन किया जाता है जिसको हम जीएफआर कहते हैं। तीसरा है बच्चों फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन को किया जाता है मेंटेन, और चौथा ट्यूबुलर लोड को क्या किया जाता है बच्चों, स्टेबल किया जाता है। तो ये चार कंपोनेंट है जिसको ऑटो रेगुलेशन क्या करता है, मेंटेन करता है या स्टेबल बनाए रखने में हेल्प करता है बच्चों। अब क्या मैकेनिज्म है, तो सबसे पहले अगर हम इंट्रिंसिक मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें ये हमारा ऑटो रेगुलेशन का क्या है बच्चों, पहला है जो कि है इंट्रिंसिक मैकेनिज्म, जिसमें किडनी खुद अपना सारा काम करती है। इसमें दो चीजें आती हैं, एक आता है मायोजेनिक मैकेनिज्म, दूसरा आता है बच्चों ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक जिसको हम TGF कहते हैं। अब ये मायोजेनिक रेगुलेशन क्या होता है बच्चों, आइए हम उसको देखते हैं। तो मायोजेनिक रेगुलेशन, मायोजेनिक मैकेनिज्म ये कैसे डिपेंडेंट होता है बच्चों, प्रेशर पे डिपेंडेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम जानते हैं जो एफरेंट आर्टरियोल होता है बच्चों, उसमें उसके थ्रू ब्लड क्या कर रही है, इंटर कर रहा है किसमें, ग्लोमेरुलाई में। तो अगर जो एफरेंट आर्टरियोल है उसके एंडोथेलियल वॉल पे एक प्रेशर पड़ता है, उसी प्रेशर पे ये मायोजेनिक रेगुलेशन क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। मायोजेनिक मतलब क्या होता है बच्चों, मसल होता है, याद रखिएगा, मायो मतलब मसल होता है। ठीक, तो ये मसल, अब मायोजेनिक नाम सुन के लग रहा है कि कुछ मसल्स में चेंजेस आएंगे इसमें। ठीक, तो मायोजेनिक में एक्चुअल में बच्चों जो एफरेंट आर्टरियोल की एंडोथेलियल सेल्स होते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है जिससे वो क्या करते हैं, जीएफआर को मेंटेन करते हैं। तो आइए एक बार हम देखते हैं मैकेनिज्म इसका क्या होता है, जीएफआर इंट्रिंसिक रेगुलेशन। सबसे पहला मायोजेनिक मैकेनिज्म। अब इसमें होता क्या है, जैसे सपोज करिए पहली कंडीशन है जिसमें रीनल ब्लड फ्लो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब रीनल ब्लड फ्लो क्यों बढ़ेगा, जब हमारा सिस्टमैटिक ब्लड प्रेशर क्या होगा बच्चों, हाई होगा। सिस्टमैटिक ब्लड प्रेशर हाई होगा तो वो क्या करेगा, रीनल ब्लड फ्लो को बढ़ाएगा। रीनल ब्लड फ्लो जब होगा बच्चों, बढ़ेगा तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगेंस्ट द वॉल ऑफ द एफरेंट आर्टरियोल क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक, देखिए मैं एक चार्ट्स के माध्यम से दिखाता हूं। देखिए पहले हमारा सिस्टमैटिक
ब्लड प्रेशर क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा, जिससे हमारा रीनल ब्लड फ्लो बढ़ेगा। रीनल ब्लड फ्लो बढ़ेगा बच्चों, तो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा है किस पर, जो एफरेंट आर्टरियोल की वॉल है, एफरेंट आर्टरियोल की वॉल है बच्चों, वो बढ़ जाएगा। इससे होगा क्या, उसमें कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जो एफरेंट आर्टरियोल होती है उसकी वॉल पे कुछ ऐसे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो उसको क्या करते हैं, सेंस कर लेते हैं। उस इंक्रीज प्रेशर को क्या करेंगे, वो सेंस करेंगे और सेल्स के अंदर क्या करते हैं बच्चों, सपोज करिए ये क्या है, हमारी एफरेंट आर्टरियोल है, इसमें ब्लड आ रहा है, इसका रीनल ब्लड फ्लो बच्चों क्या है, बढ़ गया है। तो इसकी जो ये यहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स हैं ऐसे, ठीक, एंडोथेलियल सेल्स हैं, मैं रेड कलर से दिखाता हूं। सपोज करिए अब ये इस प्रेशर को, जो प्रेशर इंक्रीज हुआ है बच्चों, ये सेल क्या करेगा, एक सिंगल एंडोथेलियल सेल उसको क्या करेगा, सेंस कर लेगा। जो यहाँ पर इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा है उसको क्या करेगा, सेंस करेगा। और सेल्स के अंदर हम जानते हैं क्या होता है बच्चों, रेटिकुलम होता है बच्चों, क्या होता है, रेटिकुलम होता है। तो ये रेटिकुलम को बच्चों क्या भेजता है, सिग्नल भेजता है, और ये इस रेटिकुलम जो होता है वो क्या कराता है, कैल्शियम रिलीज कराता है। क्या रिलीज कराता है बच्चों, कैल्शियम रिलीज कराता है। और जैसा कि हम जानते हैं कैल्शियम आयन क्या करता है बच्चों, कैल्शियम आयन कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है, प्रमोट करता है। कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है, प्रमोट करता है। अब कॉन्ट्रैक्शन होगा कहाँ पे होगा, अफरेंट आर्टरियोल में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो जब अफरेंट आर्टरियोल में कॉन्ट्रैक्शन होगा बच्चों, तो उससे हमारा जीएफआर क्या होगा, कम हो जाएगा, मतलब रीनल ब्लड फ्लो कम होगा और उससे जीएफआर हमारा कम हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म होता है बच्चों मायोजेनिक रेगुलेशन में। और इसी तरह बच्चों काम करता है इसका अपोजिट। अगर ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो उससे क्या होगा, कैल्शियम के सिक्रीशन को वो क्या करेगा, कम कर देगा। कैल्शियम सिक्रीशन जब कम होगा तो आर्टरियोल क्या होगा, डायलेट हो जाएगा, और डायलेट होने से रीनल ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा और हमारा अल्टीमेटली जीएफआर क्या होगा, मेंटेन हो जाएगा बच्चों। तो कुछ इस तरह से जो हमारा मायोजेनिक रेगुलेशन है वो काम करता है। एक बार मैं फिर से क्या करता हूं, वाइंड अप कर देता हूं ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले देखिए, हमारा अगर एक कंडीशन लेते हैं, मान लीजिए हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो हमारा रीनल ब्लड फ्लो क्या होगा, बढ़ जाएगा। दूसरा स्टेप हुआ, जब दूसरा स्टेप रीनल ब्लड फ्लो बढ़ा तो हमारा क्या हो गया, जीएफआर बढ़ गया। अब जीएफआर बढ़ने से जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा है आर्टरीज की वॉल पे, वो आर्टरीज की वॉल जो एंडोथेलियल सेल है उसको क्या करता है, सेंस करता है और एक सिग्नल भेजता है बच्चों एंडोथेलियल सेल्स के अंदर ही। इसके मान लीजिए ये एंडोथेलियल सेल्स है, यहाँ पर प्रेशर क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने से क्या होगा, एक सिग्नल जाएगा किसको, रेटिकुलम को बच्चों, ठीक, सेल्स के अंदर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है बच्चों, कैल्शियम रिलीज करता है। कैल्शियम का काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करना, कॉन्ट्रैक्शन को क्या करना, एंडोथेलियल कॉन्ट्रैक्शन करवाना, एंडोथेलियल कॉन्ट्रैक्शन करवाना। अब इससे होगा क्या, हमारा जो एफरेंट आर्टरियोल है वो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा और इससे हमारा जीएफआर क्या होगा, कम हो जाएगा बच्चों। और इसी का उल्टा होता है जब ब्लड प्रेशर क्या होता है, कम होता है, ठीक। तो मायोजेनिक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक। नेक्स्ट मैकेनिज्म की बात करते हैं जो कि है ट्यूबलो ग्लोमेरुलर फीडबैक, जिसको हम टीजीएफ मैकेनिज्म कहते हैं बच्चों। ये कैसे काम करता है, अब इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। इन्वॉल्व स्ट्रक्चर, तो इसमें जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस जो होता है, जिसको हम JGA कहते हैं बच्चों। इसमें क्या क्या आता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं हमारे GJA में। सबसे पहले मैकुला डेंसा आता है जो कि DCT पर प्रेजेंट होता है बच्चों। दूसरा क्या आता है, एफरेंट आर्टरियोल आता है। और तीसरा है बच्चों जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स आते हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एफरेंट आर्टरियोल और DCT के कॉम्बिनेशन से इन्हीं का एक मॉडिफिकेशन होता है बच्चों, उसी को हम JG सेल्स कहते हैं।
जो एफरेंट आर्ट्रियोल होता है और जो डीसीटी होता है बच्चों, वो जब आपस में जुड़ जाते हैं एक जगह पर, ये सारे न्यूरॉन्स में नहीं होता है, जो जक्साग्लोमेरुलस न्यूरॉन्स होते हैं, जक्साग्लोमेरुलस न्यूरॉन्स होते हैं उसी में होता है बच्चों, जिसको हम कॉर्टिकल मेडुलरी नेफ्रॉन्स भी कहते हैं। ठीक, तो इसमें 3 कंपोनेंट याद रखिएगा, मैकुला डेंसा, एफरेंट आर्ट्रियोल और जक्साग्लोमेरुलर सेल, और चौथा बच्चों प्रिंसिपल सेल्स ऑफ टीजीएफ। ठीक, तो और मैकुला डेंसा सेंस NaCl कंसंट्रेशन इन ट्यूबुलर फ्लूइड एंड एडजस्ट GFR अकॉर्डिंगली। अब देखिए ये कंपोनेंट्स आपको याद आ गया कि कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला है व्हेन GFR इज इंक्रीज। अब जब GFR इंक्रीज कब होता है बच्चों, हम जानते हैं सबसे पहले क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ने से हमारा GFR बढ़ जाएगा। जब GFR बढ़ेगा बच्चों तो फ्लो रेट इन ट्यूब्यूल्स क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इससे होगा क्या, हमारा NaCl रीचेस मैकुला डेंसा। ठीक, तो जो NaCl रीच का मैकुला डेंसा के पास जा रहा है बच्चों, वो क्या होगा, उसको एब्जॉर्ब करने का टाइम उसको नहीं मिलेगा, या NaCl का जो फ्लो है वो बहुत तेज हो जाएगा बच्चों। ठीक, तो उससे होता क्या है, मैकुला डेंसा क्या करता है, उसको सेंस करता है और 2 चीजें रिलीज करता है। एक एडिनोसिन, अब ये मैकुला डेंसा सेल ही क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है कौन सी चीजें, एक तो एडिनोसिन रिलीज कर रहा है, दूसरा ATP रिलीज कर रहा है बच्चों। अब ये दोनों मिलकर करते क्या हैं, ये दोनों मिलकर करते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल का कॉन्स्ट्रिक्शन, जिससे हमारा GFR क्या हो जाता है, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे हमारा GFR डिक्रीज बैक टू नॉर्मल। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ने से क्या होगा बच्चों, GFR बढ़ेगा। GFR बढ़ने से क्या होगा, फ्लो बढ़ जाएगा, किसका, यूरिन का या फिल्ट्रेट का, किसमें बच्चों, ट्यूब्यूल्स में। इससे होगा क्या, मैकुला डेंसा सेंस करेगा बच्चों, मैकुला डेंसा सेंस करेगा। अब कैसे सेंस करता है, NaCl के माध्यम से। इससे होगा क्या, मैकुला डेंसा फिर रिलीज करेगा बच्चों एडिनोसिन और ATP। इससे होता क्या है बच्चों, इससे होगा कि जो एफरेंट आर्ट्रियोल का क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। एफरेंट आर्ट्रियोल कॉन्स्ट्रिक्शन, इससे क्या होगा, हमारा रीनल ब्लड फ्लो क्या होगा, कम हो जाएगा, और इससे इवेंचुअली हमारा GFR क्या होगा बच्चों, कम हो जाएगा। ठीक, तो इस मैकेनिज्म से काम करता है हमारा कौन सा, ट्यूबुलर फीडबैक वाला मैकेनिज्म। ठीक, तो आगे देखते हैं, ये एक कंडीशन होगी जब GFR बढ़ रहा है। दूसरी कंडीशन क्या है, व्हेन GFR इज डिक्रीज। GFR क्या हो रहा है बच्चों, कम हो रहा है। तो सेम उसी तरह मैकेनिज्म काम करता है बच्चों, बस इसमें क्या रिलीज होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है और प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है। तो एक बार मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या होगा बच्चों, ब्लड प्रेशर फॉल करेगा, जिसकी वजह से रीनल ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रीनल ब्लड फ्लो जब कम होगा तो GFR क्या होगा बच्चों, कम हो जाएगा। GFR कम होने से ट्यूबुलर जो फ्लो है, ट्यूबुलर फ्लो क्या होगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। अब इसके डिक्रीज होने से क्या होगा, मैकुला डेंसा सेंस करेगा किसको, ट्यूबुलर फ्लो को और NaCl को। ठीक, अब इससे होगा क्या, ये 2 चीजें रिलीज करेगा। क्या क्या रिलीज करता है बच्चों, एक तो नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज करता है, दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करता है। ये दोनों मिलके क्या करवाते हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल में क्या कराएंगे बच्चों, रिलैक्सेशन करवा देते हैं, मतलब एफरेंट आर्ट्रियोल को डायलेट कर देंगे। डायलेट होने से क्या होगा, डायलेट होने से GFR बढ़ जाएगा। GFR कैसे बढ़ेगा, क्योंकि इससे पहले रीनल ब्लड फ्लो क्या हो रहा है,
इंक्रीज हो रहा है बच्चों। ठीक, तो यहाँ पर आप एक इसका सिस्टमेटिक देख सकते हैं, अदरवाइज ये फ्लो होता है बच्चों। ठीक, तो हमने पढ़ लिया इंट्रिंसिक मैकेनिज्म को, जिसमें हमने दो चीजें पढ़ी, एक तो हमने मायोजेनिक मैकेनिज्म पढ़ा, दूसरा बच्चों ट्यूबलो ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ा। तो ये दोनों क्या थे बच्चों, हमारे इंट्रिंसिक मैकेनिज्म थे। अब हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म के। अब एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म की जरूरत ही क्यों पड़ी और एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म होता क्या है बच्चों। ठीक, तो एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन ऑफ द किडनी रेफर टू द कंट्रोल ऑफ रीनल ब्लड फ्लो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एंड यूरिन आउटपुट बाय एक्सटर्नल फैक्टर, मेनली नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम। अब जब हम इंट्रिंसिक सिस्टम पढ़ रहे थे बच्चों, तो उसमें हमने मेनली क्या देखा था, किडनी अपने लेवल पे ही चीजों को क्या कर रही थी, मेंटेन कर रही थी, बाहर से किसी चीज की या किसी हार्मोन के, किसी नर्वस स्टिमुलस की जरूरत नहीं पड़ रही थी। ठीक, तो इसी तरह बच्चों अब हम देखेंगे एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन क्या होता है और एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए, जब किडनी के बस की बात नहीं रहती या किडनी कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि किडनी चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पाती है, तो वहाँ रोल आ जाता है फिर एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन का। और इसमें कौन कौन सी दो चीज़ें आती हैं, एक तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो इन्वॉल्व हो जाता है और दूसरा हमारा हार्मोनल सिस्टम है वो इन्वॉल्व हो जाता है। और ये स्ट्रेसफुल और इमरजेंसी कंडीशन पर काम करते हैं बच्चों, जैसे कि हेमोरेज हो गया, काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया, ब्लड लॉस हो गया है बच्चों, ब्लड लॉस हो गया है, या फिर सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया है, सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया है, पेशेंट शॉक में जा रहा है, मतलब उसका ब्लड वॉल्यूम क्या हो गया है बच्चों, कम हो गया है, या फिर सीवियर हाइपोटेंशन, बीपी का है काफ़ी ज़्यादा कम हो जा रही है, मतलब 80 लेस देन 80 mm ऑफ Hg जा रहा है। एक्सरसाइज के दौरान कुछ एथलीट्स होते हैं जो एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके दौरान क्या करता है, बीपी बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है, तो उसको मेंटेन करने की बस की बात नहीं रह जाती है इंट्रिंसिक मैकेनिज्म पे। तो यहाँ पर फिर आ जाता है हमारा एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म, तो इसलिए ज़रूरत पड़ती है एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म की। ठीक, तो इसमें एक ये जब 80 और 180 के रेंज में होता है तब कौन मेंटेन कर लेता है, इंट्रिंसिक मैकेनिज्म, इंट्रिंसिक मैकेनिज्म कंट्रोल कर देता है। लेकिन जब 80 से कम हो जाता है और 180 से क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है बीपी बच्चों। ठीक, यहाँ पे डायस्टोलिक की बात हो रही है, यहाँ पर सिस्टोलिक की बात हो रही है बच्चों। ठीक, तो 80 और 180 के रेंज में अगर नहीं रहता है ब्लड बीपी हमारा, तो वहाँ पर काम आता है फिर हमारा एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म। इसका मेन गोल क्या होता है बच्चों, मेंटेन ब्लड प्रेशर। इसका मेन गोल होता है बॉडी के ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। दूसरा होता है प्रिजर्व ब्लड वॉल्यूम को, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम को बचाए रखना। तीसरा बच्चों एंश्योर ब्लड सप्लाई टू वाइटल ऑर्गन, ब्रेन एंड हार्ट। अब देखिए, जब किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में हमारी बॉडी क्या हो रही है, शॉक में जा रही है या ब्लड लॉस हो रहा है या कुछ हो रहा है बच्चों, तो उस कंडीशन में किडनी क्या करती है, सेक्रीफाइस करता है, किडनी को सेक्रीफाई करना पड़ता है अदर वाइटल ऑर्गन को क्या करने के लिए, हमें प्रियोरिटी देनी पड़ती है, जैसे कि हमारा ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, उसको प्रियोरिटी बॉडी देती है। ठीक, तो किडनी क्योंकि अगर थोड़ी नहीं काम करेगा बच्चों, तो ऐसा नहीं होगा कि हम अचानक से मर जाएंगे, लेकिन अदर वाइटल ऑर्गन जो है बच्चों उसको प्रियोरिटी बॉडी देने लगती है किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड पे देखा था, हेमोरेज हो गया, शॉक हो गया, सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया, या एक्सरसाइज हो गई, ऐसी कुछ एक्सरसाइज, और या फिर कोई सिंपैथेटिक इमरजेंसी कंडीशन आ गई जिसमें यूरिन आउटपुट की जरूरत कम हो जाती है। ठीक, तो उस कंडीशन में एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन काम करता है बच्चों। ठीक, मेन कंपोनेंट्स ऑफ एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन क्या क्या होता है, कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं, तो सबसे पहला होता है बच्चों सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा होता है बच्चों रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसको हम रास कहते हैं। तीसरा होता है बच्चों एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच। चौथा होता है आर्टेरियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, जिसको हम एएनपी बोलते हैं बच्चों। ठीक, तो एक एक करके हम मैकेनिज्म को देखते हैं, इनका काम क्या होता है, ये कैसे काम करते हैं बच्चों। अब देखिए, जो सबसे पहला होता है बच्चों सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब स्टिमुलेट होगा बच्चों, जब बॉडी में कोई इमरजेंसी कंडीशन होगी। क्या होगी बच्चों, इमरजेंसी कंडीशन होगी। ठीक, तो इमरजेंसी कंडीशन जैसे कि क्या क्या हो सकता है बच्चों, हेमोरेज हो सकता है, हेमोरेज हो सकता है। दूसरा बच्चों शॉक हो गया,
तीसरा बच्चों हम लिख सकते हैं डिहाइड्रेशन हो गया, सीवियर डिहाइड्रेशन की यहाँ बात हो रही है। दूसरा और ब्लड वॉल्यूम क्या हो गया, काफ़ी कम हो गया, ब्लड वॉल्यूम काफ़ी कम हो गया। इलेक्ट्रोलाइट का क्या हो गया, बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, इलेक्ट्रोलाइट का क्या हो गया, लॉस हो गया। अब देखिए इन सब चीज़ों से क्या होगा, हमारी बॉडी का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा बच्चों, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये करवाता क्या है, अब देखिए ये फिर सिंपैथेटिक आउटफ्लो को बढ़ा देता है, सिंपैथेटिक आउटफ्लो को क्या करेगा, बढ़ा देगा बच्चों, सिंपैथेटिक आउटफ्लो को इंक्रीज कर देगा। अब ये इंक्रीज करने से होता क्या है, जो रीनल ब्लड फ्लो है बच्चों वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि इस पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, रीनल जो हमारी किडनीज होती हैं उसमें कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, तो उस रिसेप्टर को क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देता है और उससे ब्लड फ्लो कम हो जाता है। क्योंकि देखिए हमारे बॉडी में ब्लड लॉस हो रहा है या ब्लड का वॉल्यूम कम हो रहा है, तो हमें कम से कम चीज़ों को क्या करना है, बॉडी से बाहर निकालना है और एक कॉन्स्टेंट ब्लड फ्लो को क्या करना, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करना है। तो अगर वो किडनी को ब्लड भेजेगा तो जो अदर वाइटल ऑर्गन है बच्चों उसमें क्या होगा, हाइपोक्सिया हो सकता है, ब्लड कम जाने की वजह से ऑक्सीजन का क्या होगा, सैचुरेशन कम हो जाएगा उस पर्टिकुलर ऑर्गन में। तो सिंपैथेटिक सिस्टम का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मेन काम ये होता है कि ब्लड वॉल्यूम को बचा के रखे और कोशिश करे कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम को क्या करे, वो रिटेन कर पाए। और ये किडनी को सिग्नल भेजता है बच्चों कि यूरिन आउटपुट को बिल्कुल कम कर दिया जाए, जिससे ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, मेंटेन होगा और बीपी जो है हमारा, ब्लड प्रेशर जो है वो क्या होगा, मेंटेन हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर हम डिक्रीज इन सिस्टमेटिक ब्लड प्रेशर भी लिख सकते हैं, जो कि हमारा 80 से 80 mm ऑफ HGCH जब कम आ जाता है बच्चों, तो उस कंडीशन में ये हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है, रीनल ब्लड फ्लो को डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो और क्या करेगा, इंक्रीज हार्ट रेट, सोडियम और वाटर रिटेंशन कराता है बच्चों, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, यूरिन आउटपुट को कम कर देगा, यूरिन आउटपुट को कम कर देगा और हमारा जो एड्रीनल ग्लैंड होता है वहाँ काम करेगा, जिससे एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा बच्चों। एल्डोस्टेरोन का क्या क्या एक्शन होता है आप जानते ही हैं। तो इस तरह से कुछ हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो काम करता है। इसका मेन काम होता है बॉडी के ब्लड वॉल्यूम को बचाए रखना। अब दूसरा जो मैकेनिज्म है बच्चों हमारे एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन में, जिसको हम रास कहते हैं, ये काफ़ी प्रसिद्ध है, आप लोग जानते भी होंगे, आपने 11th में 12th में कहीं ना कहीं एक बार तो इसको पढ़ा होगा। अब रास क्या होता है हम ये देख लेते हैं, जिसको हम रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम कहते हैं बच्चों। और ये कब एक्टिवेट होता है, देखिए जब बॉडी में क्या होगा, ब्लड प्रेशर क्या होगा बच्चों, ड्रॉप होगा, फ्लूइड वॉल्यूम ड्रॉप होगा और इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे, का डिक्रीज हो जाएंगे बच्चों, या ब्लड का कोई लॉस हो रहा है, हेमोरेज हो रहा है, उस कंडीशन में हो जाएगा। या और भी सारी कंडीशन होती हैं, जैसे बच्चों डिहाइड्रेशन हो गया, जैसे जो भी मैंने इमरजेंसी कंडीशंस बताई थी वो होती हैं, इसके लिए स्टिमुलेट करती हैं। अब ये कंडीशन क्या करती हैं बच्चों, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को एक्टिवेट करने में हेल्प करती हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं रेनिन कहाँ से रिलीज होता है बच्चों, जो हमारे जेजी सेल्स होते हैं, जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं, जो कि एफरेंट आर्टरियोल के पास प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, रेनिन रिलीज कराते हैं बच्चों। क्या कराते हैं, रेनिन रिलीज कराते हैं, कहां से, किडनी से। अब रेनिन करता क्या है बच्चों, हमारा जो लीवर होता है बच्चों वो एक केमिकल या एक सब्सटेंस रिलीज करता है, जिसको हम एंजियोटेंसिनोजन कहते हैं। ये रेनिन करता क्या है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है बच्चों। इस पर रेनिन वर्क करता है और इसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो एंजियोटेंसिन है बच्चों वो कैपिलरी के माध्यम से कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। ठीक, लंग्स में एक एंजाइम पाया जाता है बच्चों, जिसको हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स बोलते हैं, जो कि कहाँ से रिलीज होता है, लंग्स से रिलीज होता है। अब ये ACE करता क्या है बच्चों, जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है उसको कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन सेकंड में बच्चों। ACE एक्ट ऑन एंजियोटेंसिन फर्स्ट टू फॉर्म एंजियोटेंसिन सेकंड। अब एंजियोटेंसिन सेकंड दो जगह पे काम करता है। एक तो हमारा बच्चों जो
होता है डायरेक्टली ऑन ब्लड वेसल्स पे काम करता है एंड स्टिमुलेट वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। देखिए अब यहाँ पर देख रहे होंगे इनिशियली क्या है बच्चों, इसका ल्यूमन जो ब्लड प्रेशर का है वो ब्लड कैपिलरीज का है या ब्लड वेसल्स का, वो क्या है बच्चों ज्यादा दिख रहा होगा। लेकिन जब इस पे एंजियोटेंसिन सेकंड काम करता है तो वो ल्यूमन क्या हो रहा है बच्चों, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जा रहा है। इससे होगा क्या, बीपी क्या होगा बच्चों, मेंटेन होगा, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब इंक्रीज करने का क्यों जरूरत था, क्योंकि यहाँ पर बच्चों ब्लड प्रेशर जो हो रहा था वो फॉल हो रहा था। तो पहला काम तो यहाँ पे कर दिया। दूसरा काम ये आके करता है हमारे एड्रीनल ग्लैंड पर, ठीक, जो हमारा सुप्रारीनल ग्लैंड होता है जिसको हम एड्रीनल ग्लैंड्स कहते हैं बच्चों, उस पे आके एंजियोटेंसिन सेकंड काम करता है। ये करता क्या है, एक्ट ऑन द एड्रीनल ग्लैंड टू स्टिमुलेट रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन। ठीक, तो ये क्या करता है, यहाँ से एल्डोस्टेरोन का रिलीज करवाता है। अब एल्डोस्टेरोन फर्दर फिर जाके काम करता है बच्चों किस पे, एक्ट ऑन द किडनी टू स्टिमुलेट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट एंड वाटर। ठीक, अब जैसा कि हम जानते हैं एल्डोस्टेरोन कहाँ आके काम करता है, कलेक्टिंग डक्ट के प्रिंसिपल सेल्स जो होते हैं उन पे आके काम करता है। और ये करता क्या है, वहाँ पर एक्वापोरिन्स के नंबर्स को बढ़ा देता है और उससे होगा क्या, और सोडियम पोटेशियम जो पंप्स होते हैं उनके नंबर को बढ़ा देता है। इससे होता क्या है, सोडियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है और यूरिन आउटपुट क्या होता है बच्चों, कम हो जाता है। तो इससे होगा क्या, हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा और ब्लड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से होता क्या है बच्चों, हमारा बीपी मेंटेन हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम काम करता है और बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाए रखने में या किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है बच्चों। ठीक, तो उम्मीद करता हूं आपको रास तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, हम उनके एक्शंस को देख लेते हैं कि जो एंजियोटेंसिन सेकंड है बच्चों उसका एक्शन क्या होता है। दो जगह काम करता है बच्चों, एक तो एड्रीनल ग्लैंड पे काम करता है, दूसरा बच्चों हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उन पे काम करता है, याद रखिएगा। तो एक्शन क्या है बच्चों, इफरेंट आर्टरियोल का कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा जिससे मेंटेन होगा क्या बच्चों, जीएफआर। दूसरा बच्चों एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है जिससे सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा, कहां से, कलेक्टिंग डक्ट से। तीसरा एडीएच रिलीज करवाएगा बच्चों जो कि क्या कराता है, वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। ठीक, एडीएच कहां से रिलीज होता है बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड से। कौन सी पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। और थ्रस्ट स्टिमुलेशन करवाता है जिससे हमारा वाटर इनटेक बढ़ता है। फिर सिस्टमैटिक वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराता है जिससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो इतना एक्शन होता है बच्चों किसका, हमारे एंजियोटेंसिन सेकंड का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या था बच्चों, एक और हमने पढ़ा था एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ठीक, तो दो हमने पढ़ लिया। सबसे पहला हमने सिस्टमैटिक वाला पढ़ा, सिस्टमैटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू जो होता है। दूसरा बच्चों रास मैकेनिज्म के थ्रू होता है। तीसरा पढ़ने वाले हम एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड जिसको हम एएनपी बोलते हैं बच्चों। और ये कहाँ से रिलीज होता है, रिलीज बाय द हार्ट एट्रिया व्हेन ब्लड वॉल्यूम इज टू हाई, प्रमोट वैसोडाइलेशन एंड सोडियम एक्सक्रीशन जिसको हम नाइट्रियूरेसिस कहते हैं, टू लोअर ब्लड प्रेशर एंड काउंटर द रास। अब हमने इससे पहली वाली स्लाइड पे बच्चों रास पढ़ा, तो रास अगर ओवर एक्टिव हो जाता है, ज्यादा समय के लिए काम करने लगता है, तो उससे होता क्या है, यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम हमारा बढ़ रहा है। तो ब्लड वॉल्यूम एक टाइम पे इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो कैपेसिटी से ज्यादा हो जाता है और ब्लड प्रेशर को क्या करता है, हाई करने लगता है। तो उसी को क्या करने के लिए, एंटागोनाइज करने के लिए, उसी को क्या करने के लिए, कैंसिल आउट करने के लिए एक मैकेनिज्म आता है जिसको हम एंटी नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड्स कहते हैं, सॉरी एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड्स कहते हैं बच्चों। और ये एएनपी रिलीज कहाँ से होते हैं, ये एएनपी रिलीज होते हैं जो हार्ट की मायोमेट्रियम वॉल्स होती हैं वहां से रिलीज होते हैं बच्चों। ये कैसे मैकेनिज्म काम करता है, अब देखिए, जब ब्लड फ्लो क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, हमारा बीपी इंक्रीज करेगा और साथ में साथ हमारा NaCl का और Cl माइनस का कंसंट्रेशन भी बढ़ रहा था बच्चों। इससे होता क्या है, ये दोनों मिलकर ये बैरो कीमो रिसेप्टर पे काम करता है बच्चों।
कीमो रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। और ये किस पे काम करता है, बैरो रिसेप्टर पे काम करता है, बैरो रिसेप्टर पे काम करता है। ये दोनों सिग्नल ले जाते हैं कहाँ पर, ब्रेन में, और ब्रेन फिर क्या करता है, स्टिमुलेट करता है हर्ट को। हर्ट क्या रिलीज करता है बच्चों, एएनपी रिलीज करता है। एएनपी का काम क्या होता है, रास मैकेनिज्म को क्या करना, बंद करना, और बी वैसो डायलेशन कराना बच्चों, वैसो डायलेशन। वैसो डायलेशन कैसे होता है, वैसो डायलेशन होगा तो इससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, और रास कम होगा बच्चों तो वाटर का जो सोडियम और उसका क्या था, रिटेंशन था, वो कम हो जाएगा बच्चों। सोडियम और वाटर का सिक्रीशन बढ़ जाता है। तो इस तरीके से काम कर रहा है। सबसे पहले ब्लड फ्लो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा तो बैरो रिसेप्टर उसको सेंस करता है, बैरो रिसेप्टर सिग्नल भेजता है ब्रेन को, ब्रेन फिर हार्ट को स्टिमुलेट करता है जो कि एएनपी रिलीज कराता है, एएनपी वैसोडाइलेशन कराता है और रास को एंटागोनाइज करता है बच्चों। ठीक, तो ये हमारा तीसरा मैकेनिज्म होगा जिसको हम एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड्स कहते हैं, एएनपी कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट मैकेनिज्म देखते हैं। नेक्स्ट मैकेनिज्म हमारा क्या है, एक बार ये आप डायग्राम देख लीजिए कहीं कि ये कैसे काम करता है। एएनपी क्या कर रहा है, एफरेंट आर्टरियोल को डायलेट कर दे रहा है जिससे रीनल ब्लड फ्लो बढ़ जा रहा है, और एएनपी सप्रेस कर रहा है बच्चों जो कलेक्ट सोडियम और वाटर का रिटेंशन हो रहा था कलेक्टिंग डक्ट में, उसको भी सप्रेस कर रहा है। तो दो चीजें कर रहा है, एफरेंट आर्टरियोल बढ़ा रहा है, यहाँ पे सप्रेस कर रहा है उसके रीएब्जॉर्प्शन को। तो इससे क्या होगा, फाइनली हमारा यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा। दो चीजें आप याद रखेंगे, यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा बच्चों, इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड सोडियम, जिससे ब्लड वॉल्यूम क्या होता है, मेंटेन हो जाता है। अब इफेक्ट क्या होता है किडनी पर बच्चों, डायलेट एफरेंट आर्टरियोल, कॉन्स्ट्रिक्ट एफरेंट आर्टरियोल, इंक्रीज जीएफआर, इनहिबिट रेनिन एल्डोस्टेरोन, एडीएच, इंक्रीज सोडियम एक्सक्रीशन जिसको हम नाइट्रियूरेसिस कहते हैं, इंक्रीज वाटर एक्सक्रीशन जिसको हम डाईयूरेसिस कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट मैकेनिज्म क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीए जिसको हम वैसोप्रेसिन कहते हैं बच्चों। अब ये कब कब रिलीज होता है, डिहाइड्रेशन में रिलीज होता है, जब प्लाज्मा की ऑस्मोलरिटी बढ़ जाती है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स का नंबर क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है बच्चों, वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, तो उससे ऑस्मोलरिटी बढ़ जाती है, ब्लड वॉल्यूम क्या होता है, कम हो जाता है। एंजियोटेंसिन सेकंड के स्टिमुलेशन से भी एडीएच रिलीज होता है। एडीएच का क्या काम होता है बच्चों, ये क्या कराता है, वाटर का, और एडीएच एक्ट ऑन कलेक्टिंग डक्ट, इंक्रीज इंसर्शन ऑफ एक्वस-पोरिन टू चैनल, इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन, डिक्रीज यूरिन वॉल्यूम, यूरिन बिकम कंसंट्रेटेड। तो इससे होता क्या है बच्चों, एडीएच का मेन काम क्या होता है, ये आके हमारा जो डीसीटी होता है, एडीएच क्या करता है, डीसीटी पर काम करता है, और डीसीटी से फिर वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को क्या करता है बच्चों, बढ़ा देता है, और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाने से क्या होगा, यूरिन आउटपुट क्या होगा, कम हो जाएगा, और हमारा ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिससे हमारा बीपी क्या होता है, मेंटेन हो जाता है बच्चों। तो कुछ इस तरीके से हमारा एंटी डायरेटिक हार्मोन काम करता है। काम कहाँ करता है, आप ये याद रखेंगे, ये काम कहाँ करता है, डीसीटी पे काम करता है बच्चों। ठीक, तो यहाँ पर हमारा ऑटो रेगुलेशन मैकेनिज्म खत्म होता है बच्चों। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। हमने इंट्रिंसिक पढ़ा, एक्सट्रिंसिक पढ़ा। इंट्रिंसिक में हमने मायोजेनिक पढ़ा और ट्यूबलो ग्लोमेरुलर फीडबैक पढ़ा। एक्सट्रिंसिक में हमने ये हार्मोन और नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेशन होता है, दूसरा रास होता है बच्चों, तीसरा एएनपी पढ़ा, एंटी नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड्स पढ़ा, और चौथा हमने पढ़ा एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी होता है बच्चों, वो काम करता है, और इसका क्यों जरूरत है, क्यों जरूरी है, कैसे मैकेनिज्म होता है, उसको हमने डिटेल में डील कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को शेयर करें उन बच्चों के साथ जो किसी भी जेएनएम, बीएससी नर्सिंग, एएनएम की पढ़ाई कर रहे हो बच्चों, या किसी और कोर्स की पढ़ाई कर रहे हो। ये जरूरी है क्योंकि डे टू डे लाइफ में आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।